3000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया। मजहब अक्सर लेजिटिमेसी का जरिया और लोगों को कंट्रोल करने का एक टूल। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ये है कि हम पुराने प्रोपेगेंडा को आज भी सच मान लेते हैं कि अगर ये जंग इस्लाम के लिए थी तो फिर शराब के साथ जश्न क्यों? A tower of circles as a symbol of victory बनाया गया। बादशाहों के लिए पावर पहले और मजहब बाद में आता था। कैसे हैं आप सब? हिस्ट्री अक्सर बादशाहों को वॉरियर्स ऑफ फेथ यानी दीन के सिपाही के तौर पर, मजहब के मुहाफिज, खुदा के मिशन के चैंपियन के रूप में पेश करती है। लेकिन हिस्ट्री तब ज्यादा साफ होती है जब हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या ये जंग वाकई मजहब के लिए लड़ी गई थी या फिर ताकत के लिए? और जब हम गहराई से देखते हैं तो हर जंग, हर हमले के पीछे हमें मिलता है एम्बिशन, सियासत और पावर का खेल। आज हम बाबर का एग्जाम्पल लेते हैं, मुगल एम्पायर की बुनियाद रखने वाले की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मजहब को बार बार सियासी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी 1519 में बाबर ने बाजोड़ पे हमला किया। ये इलाका आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है। यहाँ ज्यादातर लोग गबरी स्वाति कबीले के मुसलमान थे। बाबर की अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा के मुताबिक बाजोड़ के लोग कुछ लोकल कस्टम्स फॉलो करते थे जिन्हें बाबर ने अन इस्लामिक करार दिया और जिन पर बाबर ने ये इल्जाम लगाया कि वो इस्लाम को छोड़ चुके थे। तो बाबर ने बाजोड़ पर हमला किया। किला फतह करने के बाद बाबर ने कत्ले आम यानी जनरल मैसेकर का हुक्म दिया। बाबरनामा के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया गया। इंसानी सरों का मीनार, A Tower of Circles as a symbol of victory बनाया गया। बाबर ने इस कत्ले आम को ये कहकर जस्टिफाई किया कि ये लोग इस्लाम छोड़ चुके थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन सामने आती है। इसी कत्ले आम के बाद बाबर लिखता है कि फतह का जश्न मनाया गया, एक स्पेशल शराब कब्रिस्तान से मंगवाई गई और जश्न हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जंग इस्लाम के लिए थी तो फिर शराब के साथ जश्न क्यों? इवन कि इस्लाम में शराब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये कंट्राडिक्शन क्लियरली दिखाता है कि ये जंग मजहब के लिए नहीं थी बल्कि सियासत के लिए थी। बाबर खुद एक और अहम बात बताता है। बाजोड़ पर हमला करने से पहले बाबर ने बाजोड़ के हुक्मरान को एक पैगाम भेजा कि बाबर की बादशाह एक्सेप्ट करो और ट्रिब्यूट पे करो, मगर बाजोड़ के रूलर ने इनकार कर दिया। उसे अपना किला मजबूत लगता था। बस यहीं से जंग का फैसला हो गया। सिर्फ इस रिफ्यूजल के बाद बाबर ने बाजोड़ पर हमला किया। अगर वो रूलर बाबर के सामने अपना सर झुकाता, न जंग होती, न कत्ले आम होता, न इस्लाम से हटने का इल्जाम लगता। यानी असली वजह मजहब नहीं बल्कि बगावत थी। मजहब बाद में जस्टिफिकेशन के लिए यूज हुआ। यही पैटर्न हमें बैटल ऑफ खानवा में भी नजर आता है। 1527 में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जंग लड़ी और इस जंग को बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम बाबर की हालत बहुत ज्यादा कमजोर थी। फौज का मोरल बहुत डाउन था, लोग भाग रहे थे, शिकस्त का खतरा था। तो बाबर ने एक चाल चली। उसने पूरे शहर की शराब फेंक दी, शराब के प्याले तोड़ दिए, नशा छोड़ने का ऐलान कर दिया और जंग को जिहाद करार दे दिया। ये सब अचानक हुआ। नो डाउट बाबर ने इस प्रॉमिस के बाद शराब पीनी छोड़ दी, लेकिन इसके बाद शराब से भी खतरनाक नशा ओपियम यानी अफीम खाने लगा। ये तो ऐसा लॉजिक हुआ कि कोई आपसे सिगरेट छोड़ने का प्रॉमिस ले ले और आप बीड़ी पीना शुरू कर दें। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सच में रूहानी तब्दीली थी? क्या ये सब मजहब के लिए किया जा रहा था? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी थी। फौज को जज्बाती तौर पर जोड़ना, मजहबी जज्बा भड़काना और लोगों को मरने के लिए तैयार करना। बाबर खुद अपनी डायरी में लिखता है कि ये कदम उसने फौज का हौसला बढ़ाने के लिए उठाया। ये दीन नहीं, एक स्ट्रेटेजी थी। एक बार फिर मजहब एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इनफैक्ट राणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ मुस्लिम अफगान भी लड़ रहे थे। खानवा जीतने के बाद बाबर ने राजपूत और अफगान सिपाहियों के सर काट कर मीनार बनवाए। ये कदम लोगों में दहशत फैलाने और अपनी ताकत का इजहार करने के लिए किया जाता था। ये सरों का मीनार बनाने की प्रैक्टिस उसने अपने दादा तैमूर से सीखी। इसका मकसद होता था बगावत
बगावत रोकना, दुश्मन को डराना और अपनी हुक्मरानी मजबूत करना। ये मजहब का काम नहीं था, ये सल्तनत का तरीका था। बादशाहों के लिए पावर पहले और मजहब बाद में आता था। बाबर कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है, पूरी तारीख में मजहब को जंग का बहाना बनाया गया। मॉरल लैंग्वेज वाज यूज्ड टू मोटिवेट द सोल्जर्स। असली मकसद हमेशा पावर रहा, चाहे वो मुस्लिम बादशाह हो, हिंदू राजा या बाद में यूरोपियन इंपेरियलिस्ट्स। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने व्हाइट मैन्स बर्डन और क्रिश्चियन ड्यूटी का नारा लगाया ताकि अपनी कॉलोनियल लूटिंग्स को जस्टिफाई कर सके कि ये व्हाइट मैन के शोल्डर्स पे एक जिम्मेदारी थी कि वो दुनिया भर के अनसिविलाइज्ड नेशंस को सिविलाइज करे बाय एस्टैब्लिशिंग देयर रूल देयर। लेकिन मोटिव हमेशा रिसोर्सेज को लूटना था। मजहब अक्सर लेजिटिमेसी का जरिया और लोगों को कंट्रोल करने का एक टूल और समटाइम्स क्रिटिसिज्म से बचने का एक बड़ा हथियार बना। हिस्ट्री हमें एक हार्श ट्रुथ सिखाती है कि बादशाह मजहब के लिए कभी जंग नहीं करते, वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनके लिए लड़े। बाबर और बाजोड़ की स्टोरी हमें ये समझाती है कि बाबर यहाँ पे इस्लाम फैलाने नहीं आया था, वो अपनी एम्पायर बनाना चाहता था। मजहब सिर्फ जस्टिफिकेशन था, असली रीजन पॉलिटिकल एम्बिशन था। ये इस्लाम वर्सेस काफिर की लड़ाई नहीं थी, ये पावर पॉलिटिक्स थी जो मजहब के लिबास में छुपी हुई थी। और आज की सबसे बड़ी गलती, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, ये है कि हम पुराने प्रोपेगेंडा को आज भी सच मान लेते हैं, बिना सवाल किए, बिना हिस्ट्री से कुछ सीखते हुए। अगर हम तारीख को समझना चाहते हैं तो हमें उसे न हीरो विलन की कहानी समझना चाहिए, न मजहबी जज्बात से देखना चाहिए, बल्कि इंसानी लालच, सियासत और ताकत की कशमकश के तौर पर। और यही समझ, ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें आज के दौर को बेहतर समझने में मदद देती है। आपको क्या लगता है, क्या आज के पॉलिटिशियंस भी पास्ट के बादशाहों की तरह पॉलिटिक्स करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।